गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं नाइन्थ की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो करेंगे हम। हिस्ट्री ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो है बड़े डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो हर जगह अप्लाई होते हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी जैसे कंसेप्ट जो यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद निकले हैं वो जो है दे आर वेरी essential, because in polity you will find in answer writing somewhere you have to mention, okay, in history you have to remember these kind of things. तो क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में? देखो, जुलाई ऑन ए मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 जो सिटी ऑफ पेरिस है was in a state of alarm. The king had commanded the troop to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire on the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. So, देखो 17 जुलाई जो है 14 जुलाई 1789 में क्या होता है कि लोगों को एक अफवाह उड़ती है, लोगों को एक बात पता चलती है कि जो है किंग जो है कमांड करने वाला है अपनी फ़ौज को कि वो जो है लोगों के ऊपर गोलियां चलाए। अब 7,000 से ज़्यादा जो है कुछ 7,000 मैन और वुमेन जो गैदर होते हैं वो एक अपनी जो है एक रेवोल्यूशन मतलब एक रिवोल्ट के लिए, और वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसते हैं आर्म्स ढूंढने के लिए, ठीक है। फाइनली एक ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल जो है वो मार्च करते हैं टुवर्ड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में सॉरी और स्टॉर्म करते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन में। वहाँ एक प्रिजन होती है जिसका नाम है बस्टिलिया, है ना, बेस्टिलिया, जहाँ पे वो दे फाइंड होप के वो जो है एमुनेशन का ढेर वहाँ होगा, वो मिल जाएगा। इन अ आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टिलिया, उसको मार दिया जाता है और प्रिजनर्स जो है रिलीज कर दिए जाते हैं थ्रू ओनली 7 ऑफ देम। तो दे वर सिर्फ 7 लोग थे प्रिजनर्स, उनको आज़ाद कर दिए थे। येट जो बेस्टिलियाज है ना वॉज हेटेड बाई ऑल। इसको ये जो प्रिजन है ना इसको सब हेट करते थे। क्यों? बिकॉज ये स्टूड फॉर जो डिस्पोटिक पावर है किंग की, मतलब डिस्पोटिक पावर, जो एक्सेसिव पावर है जो अपनी मर्जी से, और फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर देते हैं और उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स जो है ना वो बेचे जाते हैं मार्केट में, जो उन्हें खरीदना चाहता है एज ए सुविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अब देखो द डे दैट फॉलोड सो अब और राउटिंग होने लगी, और ज़्यादा राउटिंग होने लगी पेरिस में भी और कंट्री साइड में भी हड़तालें और प्रोटेस्ट होने लगे। बहुत से पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइजेस जो ब्रेड की है। मच लेटर जब हिस्टोरियंस ने पीछे देखा, लुक बैक अपॉन दिस टाइम, दे सॉ एक बिगिनिंग, एक चेन ऑफ इवेंट की शुरुआत हुई है जो अल्टीमेटली लीड करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ किंग ऑफ फ्रांस के एग्जीक्यूशन की। ये चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुई है जो फ्रांस के किंग के मरने के बाद ख़त्म होगा। थ्रू मोस्ट ऑफ द पीपल उस टाइम के उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था ये आउटकम। हाउ एंड वाई दिस हैपन, अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ड्यूरिंग द लेट जो 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी थी। देखो 1774 में क्वीन लुई 16 जो है वो बोरबॉन फैमिली का जो है वो राजा बनता है फ्रांस में। वो 20 ईयर्स तक और मैरिड करता है ऑस्ट्रियन प्रिंस के साथ, मैरी एंटोनिटी। इसके सक्सेशन के बाद जब न्यू किंग जो है ना, न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर खाली होता है। लॉन्ग जो वॉर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रांस के ख़त्म हो चुके हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग है, जो लाइफ जो पैलेस की थी वर्सेलिया में, जो है किंग लुई 16 जैसी लाइफ जीते थे ना उसके लिए, और फ्रांस ने हेल्प किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज को गेन करने के लिए इंडिपेंडेंस। एक कॉमन एनिमीज जो ब्रिटेन उनका कॉमन एनिमीज था। अब वॉर ने जो है बिलियंस ऑफ जो है लिवरीज ऑफ डेप्ट जो है हैज़ ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरीज। अब ये जो है ना ये वॉर जो है ना कंटिन्यूसली वॉर ने जो है ये 2 बिलियन लेवरीज का डेप्ट इन पे था। अब लीडर्स जिसने हु गेव स्टेट क्रेडिट, नाउ जो लीडर्स जो स्टेट को पैसा देते थे ना, नाउ चार्ज 10% लोन चार्ज कर रहे थे, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे जो लोन उन्हें स्टेट को दिया हुआ था। सो फ्रेंच गवर्नमेंट तो अबलाइज थी कि स्पेंड करे एक इंक्रीजिंग परसेंटेज उसकी बजट पे और इंटरेस्ट पेमेंट भी करे। अब ये सारे रेगुलर एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन आर्मी भी, फिर कोर्ट भी, फिर रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट जो है ना फोर्स हो गई इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस, क्योंकि स्टेट को रिसोर्स चाहिए। यट इवन दिस मेजर भी सफाइस, मतलब ये मेजर भी सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी की थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, और सिर्फ 3rd स्टेट जो है पे करते हैं। देखो, सबसे ऊपर थी क्लर्जी, फिर थी नोबिलिटी, और फिर थी 3rd स्टेट जिसमें बिग बिजनेस, मर्चेंट, कोर्ट्स ऑफिशियल्स, लॉयर एटसेट्रा, पीजेंट, आर्टिशियन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, ये आते थे। सिर्फ 3rd स्टेट जो है वो टैक्स पे करते थे।
समझे। और मेजोरिटी ऑफ पीपल, मोर देन 90% पीपल जो है इसमें आते थे। 10% लोग भी कलर जो नोबिलिटी में नहीं आते, और सारा टैक्सेस जो है इनको पे करना था जिनके पास कुछ भी नहीं, और प्रॉपर्टी 90% इनके पास है, इनके पास 10% भी नहीं, जो 90% पॉपुलेशन का, ठीक है। तो सोसाइटी जो थी ऑफ ई स्टेट वो एक फ्यूडल सिस्टम में थी जो डेट बैक करती है मिडिल एजेस में। जो टर्म जो ओल्ड रेजीम है ना वो यूजुअली यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए ये सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन जो फ्रांस में 1789 में था। फ्रेंच सोसाइटी और पीजेंट्स और ये 90% लोग ये थे पॉपुलेशन में, ठीक है। और स्मॉल नंबर ऑफ देम, और कुछ लोग थे जो लैंड जिनके पास थी जो कल्टीवेट करते थे, और 60% लैंड जो है वो किसके पास थी, नोबल्स के पास। जो 60% लैंड है वो नोबल्स के पास थी। चर्च और बाकी जो है रिच मेंबर्स जो है थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे, फर्स्ट टू स्टेट के जो क्लर्जी है और जो नोबिलिटी है वो एंजॉय करते थे बहुत सारी प्रिविलेजेस बाई बर्थ, कि वो पैदा हुए नोबल या क्लर्जी में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी वो एग्जेम्प्टेड थे, वो ये पे टैक्सेस पे करने से बाहर थे स्टेट के। और नोबल फर्दर जो है फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते थे, फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्ट करते थे पीजेंट से मनी, और पीजेंट्स जो है ओबलाइज थे टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। जब भी लॉर्ड बुलाएंगे उसके उनको सर्विस देना पड़ेगा फ्यूडलिज्म में, उनके घर पे काम करना, उनकी फील्ड में काम करना, उनको सर्व करना, आर्मी में पार्टिसिपेट करना, बिल्डिंग्स में, रोड्स में, है ना। तो चर्च जो है वो भी एक्सट्रैक्ट करता था टैक्स कोल्ड टिथ्स। तो पीजेंट्स जो फाइनली जी ये मेंबर जितने भी थर्ड स्टेट के थे वो पे करते थे टैक्सेस स्टेट को, और डायरेक्ट टैक्सेस भी होता था कोल्ड टाइली। और नंबर ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो आर्टिकल्स पे हर दिन की कंजप्शन पे से नमक तंबाकू हर चीज़ पे, वो तो अलग से था। तो बर्डन जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का था स्टेट का, वो टैक्सेस का वो सिर्फ थर्ड स्टेट देती थी, जबकि इनके पास प्रॉपर्टी जो है 30% प्रॉपर्टी भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम वेल्थ जिनके पास है वो पे टैक्स करते ही नहीं थे, ठीक है। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव, देखो पॉपुलेशन जो है ना वो फ्रांस की, वो जो है फ्रेंच पॉपुलेशन वो रोज हुई 23 मिलियन 1715 से 28 मिलियन 1789 में। सम 50 ईयर्स 60 ईयर्स में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। और जो रैबिट इंक्रीज हुआ डिमांड फूड ग्रेन्स का, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो खाने की चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज होगी ना। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन जो है वो वॉज नॉट कीप पेस विद द डिमांड, जितनी डिमांड थी उतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही थी। प्राइजेस जो है ब्रेड की और स्टेबल जो डाइट थी मेजोरिटी ऑफ दी वो बढ़ गई। अब जितने भी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयड थे, लेबरर जो वर्क फोर्स में, उसके ओनर्स ने वेजेस फिक्स की हुई थी, वेज तो वैसी की वैसी रही, लेकिन वेजेस जो है वो भी पेस नहीं रख पा रही। जो प्राइस राइज हो रहे, देखो प्राइस कंटिन्यूसली राइज हो रहे, वेजेस वहीं की वहीं है, ये राइज नहीं हो रही, ये दिन ब दिन राइज हो रही है, ये दिन ब दिन राइज हो रही है कि नहीं हो रही, वेज वहीं की वहीं है, प्राइस राइज हो रहे, तो कैसे अपनी डिमांड्स के साथ मीट करेंगे। सो द गैप जो था पुअर और रिच के बीच में वो और बढ़ गया, थिंग्स जो है और ख़राब हो गई। जब ड्रॉट्स और हेल रिड्यूस, जब हार्वेस्ट जो है ड्रॉट्स की वजह से या फिर हेल्स की वजह से बढ़ गया, तो एक सब्सिडेंट क्राइसिस आ गया ओल्ड रेजिम के अंदर, एक फ्यूडल सिस्टम के अंदर, ठीक है, समझे। अब एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। देखो इन पास्ट जब पीजेंट्स और वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया किसी भी रिवोल्ट में अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स या फूड सिक्योरिटी, बट दे लैक्ड द मीन एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स एंड दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्डर. This was left to those groups within the third state who have become prosperous and access to education and new ideas. देखो रिवोल्ट ना हमेशा से की है, एंशिएंट टाइम्स में भी हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा कैसे पीजेंट्स ने ट्राइबल्स ने रिवोल्ट की, बट दे डिड नॉट हैव ए क्लियर मैकेनिज्म और ए ट्रिल मैनेजमेंट हाउ दे शुड गो अबाउट दिस, समझे कि कैसे वो करेंगे, हाउ वुड दे। तो 18th सेंचुरी ने विटनेस किया इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, और जो टर्म होती है मिडिल क्लास, 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ जिन्होंने अर्न की थी वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग जो ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या अदर वुलन या सिल्क टेक्सटाइल, दे आइदर एक्सपोर्टेड या ब्रॉड किया रिचर मर्चेंट ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो एक देखो ना विद द इंक्रीज इन ट्रेड के साथ क्या हुआ कि एक मिडिल क्लास सोसाइटी का इवॉल्व हुआ जो ना तो रिच है ना पुअर है। इन एडिशन ये मर्चेंट्स जो थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, जो थर्ड ई स्टेट में इंक्लूड किए जाते हैं प्रोफेशन जैसे लोअर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो थे, ऑल दीज जो एजुकेटेड लोग थे वो ये बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बाय बर्थ, सबको यहाँ अपनी मेहनत से कुछ करना चाहिए। यानी आप किसी जगह नोबल में पैदा हो तो नोबिलिटी में तो आप कर सकते हो, आइदर यू आर नॉट एजुकेटेड, यू डोंट हैव एनी टैलेंट, यू डोंट हैव एनी स्किल, बट सिर्फ तुम एक वही वो वर्ना सिस्टम है जैसे
तुम अपर क्लास में पैदा हुए हो, तुम चाहे काबिल हो या नहीं, तुम प्योर कास्ट हो। वही उल्टा यहाँ फ्यूडल सिस्टम में भी चल रहा था। अब देखो, रादर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डीपन ऑन इट्स मेरिट, कि उसके मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, नोट दैट बाय बर्थ। ये आइडियाज जो है सोसाइटी में बेस्ड ऑन फ्रीडम और इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए, ये पुट फॉरवर्ड किए फिलोसफर्स जैसे जॉन लॉक ने, जीन जैकोब रूसो ने। तो इन दीज टू ट्रीटीज ऑफ, जैसे गवर्नमेंट है, लॉक ने सॉर्ट किया कि रिफ्यूट के डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, कि डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क कोई नहीं है। रूसो ने कैरी आउट ये आइडियाज फर्दर फॉरवर्ड कैरी किया और अपोज किया कि गवर्नमेंट जो बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पीपल और उसके रिप्रेजेंटेटिव है, इन अ स्पिरिट ऑफ लॉ। मोंटेस्क्यू ने जो है प्रपोज किया कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए गवर्नमेंट में, जहां लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो अलग अलग होना चाहिए, जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो पुट फॉरवर्ड किया गया बाद में यूएसए में। 13 जो कॉलोनी डिक्लेयर की इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन जो अमेरिका में, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने और ये गारंटी किया कुछ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी जो पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रांस में बोल रहे थे। अब ये जो आइडियाज थे फिलोसफर के, ये डिस्कस होने लगे कॉफ़ी शॉप्स में, मतलब इंटेंसिवली सैलून्स में, पीपल के द्वारा ये आइडिया स्प्रेड हुए थ्रू बुक्स या फिर न्यूज़पेपर्स। अब ये जो फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड, ये ग्रुप्स में जो है फ्रिक्वेंटली जो है ऊंची आवाज़ में बोले जाते थे, तो ये आम लोगों तक भी पहुंचे जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। लुइस जो लुइस की लुइस 16 की जो प्लानिंग था कि हम इम्पोज करेंगे फर्दर टैक्स अपने जो एक्सपेंसेस को, स्टेट के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उसने एक गुस्सा और प्रोटेस्ट जनरेट किया जो अगेंस्ट किसके, एक प्रिविलेज सिस्टम के, ठीक है। फिर इसी की वजह से ये सारे जो बैकग्राउंड में चीज़ें हुई ना, बैकग्राउंड में जो ये चीज़ें हुई, इसकी वजह से क्या हो, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अब रेवोल्यूशन क्या होता है कि ओल्डर सिस्टम से एक न्यू सिस्टम कंप्लीटली चेंज, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन, ए कंप्लीटली चेंज इन द सिस्टम, ठीक है। अब किंग लुइस 16 ने जो है हैड टू इंक्रीज फॉर रीजंस, उसे अपना टैक्स तो इंक्रीज करना ही था, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव डन अबाउट डूइंग दिस? फ्रांस में जो ओल्ड रजीम थी, मोनार्क था, उसके पास जो है डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अपने जैसे ओल्ड रजीम में जो सिस्टम था ना, वो अपनी मर्जी से, सिर्फ अपनी विल के हिसाब से तो टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता, रैदर उसको जो है मीटिंग बुलानी पड़ेगी ई स्टेट जनरल्स की, और फिर वो उसका पास होगा प्रपोजल न्यू नए टैक्स का। अब ई स्टेट जनरल्स जो थे वो पॉलिटिकल बॉडी थी विच जिसमें तीनों जो है ई स्टेट्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते थे। होएवर मोनार्क अलोन जो है वो डिसाइड कर सकता है कब इस मीटिंग को बुलाया जाएगा। लास्ट टाइम ये 1614 में बुलाई गई थी। तो मई 1789 में लुइस ने कॉल टुगेदर एक असेंबली ऑफ ई स्टेट जनरल्स की कि पास किया जाए रेजोल्यूशन नया टैक्सेस का। अब जो हॉल है, रिस्प्लेंडेंट हॉल है जो वर्सेलियस में, वो प्रिपेयर हुआ टू होस्ट ये डेलीगेट्स को। फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच थे, हु वेयर जो सीटेड थे इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड, वाइल जो 600 मेंबर्स थे थर्ड ई स्टेट के हैड टू स्टैंड एट द बैक, ठीक है। 300 जो है, ये जो है फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, ये जो है, और इनके पीछे जो है ये 600 रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे दोनों साइड पे, ठीक है, थर्ड ई स्टेट के। अब थर्ड ई स्टेट जो रिप्रेजेंटेड बाय मोर प्रॉस्पर और एजुकेटेड मेंबर इस बार, ठीक है, एजुकेटेड और प्रॉस्पर मेंबर्स जो है थर्ड ई से, पीजेंट, आर्टिशंस और वुमेन्स जो डिनाइड की गई थी इंटरेस्ट असेंबली में। हाउएवर इनकी ग्रीवियंस जो थे और डिमांड्स जो थे वो वर लिसन्ड इन सम 40,000 जो लेटर्स जो इनको भेजे गए वो इन्होंने सुने, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर थर्ड ई स्टेट के भेजे गए थे। अब वोटिंग जब हुई ई स्टेट जनरल में, इन पास्ट हैज़ बिन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट कि ईच ई स्टेट हैड वन वोट। अब वोटिंग पास्ट में कैसे होती थी कि नोबिलिटी के पास जो है एक वोट है, जिसके 300 मेंबर हैं उनके पास एक वोट है, फिर 300 मेंबर जो है क्लर्जी के हैं, ठीक है, क्लर्जी के हैं उनके पास एक वोट है, फिर जो थर्ड ई स्टेट के हैं मेंबर्स उनके पास जो है एक वोट है, जो 600 मेंबर्स है, ठीक है, एक वोट। अब देखो दिस टाइम टू लुइस ने डिटरमाइन किया कि यही प्रैक्टिस कंटिन्यू की जाएगी, बट मेंबर जो थर्ड ई स्टेट के वो डिमांड कर रहे थे वोटिंग नाउ टू बी कंडक्टेड असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। लेकिन अब थर्ड ई स्टेट ने इस बार ये डिमांड किया है कि एक वोट नहीं होगा तीनों का, हर एक इंडिविजुअल जो प्रेजेंट है यहाँ पे 600, 300 एंड 300 उन सबको वन वोट दिया जाए।
दिस वाज एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो पुट फॉरवर्ड किया था फिलोसफर जैसे रूसो ने उसकी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जब किंग ने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो असेंबली से प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर गए। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट देमसेल्फ ए स्पोक पर्सन ऑफ होल नेशन ऐसे, तो थर्ड जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के वो थे क्या, पूरे फ्रेंच के नेशन के थे, क्योंकि मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट में पड़ती है, ठीक है। ऑन जनवरी 20 क्या हुआ, वो असेंबल हुए हॉल में इंडोर टेनिस कोर्ट में इन ग्राउंड ऑफ वर्सिलिया। They declared themselves as National Assembly and swore not to disperse till they have drafted a constitution for France that would limit the power of monarch. They were led by the Mirabeau and Abiceres, and Mirabeau was born as a noble family but was convinced the need to do away with the society of feudal privileges. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembly of Versailles. अब ये क्या किए, थर्ड स्टेट के लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्सिलिया में जो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर दें जो कि क्या है, जो कि मोनार्क की पावर को लिमिट करेगा, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। अब जो एबीसेरियस है वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट था और उसने इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखे कोल्ड व्हाट इज थर्ड स्टेट। वाइल जो नेशनल असेंबली थी वो बिजी थी वर्सिलिया में ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था वो एक टर्मोइल में था, एक सीवियर विंटर आ गया जिसका मेंट के फसल अच्छी नहीं होगी, प्राइजेस जो है ब्रेड के वो और राइज करेंगे। ऑफन जो बेकर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं इस सिचुएशन को और सप्लाईज को जो है रोक रखते थे, होर्डेड द सप्लाई, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स जो है इन लॉन्ग क्वेस्ट ऑफ बेकरीज, क्राउड जो है वो एंग्री वुमेन जो है स्टॉर्म इनटू शॉप्स। At the same time, the king ordered troops to move into the Paris. On July 14, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. तो ये जो ब्रेड्स वाले थे ना, जो बेकरी वाले थे, वो क्या करते थे अपने अंदर, मतलब वहीं अंदर जो है जमा कर करके रखते थे कि जब प्राइजेस और ऊंचे होंगे, डिमांड इंक्रीज होगी तो हम प्राइजेस बढ़ाएंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। गुस्सा करके वुमेन्स जो है उन्होंने स्टॉर्म आउट कर दिया बेकरीज के अंदर, दुकानों के अंदर। इससे किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप्स को पेरिस में भेजा और इसी एजिटेशन जो स्टार्ट हुआ और वहाँ से जो है वो हमने जो प्रिजन का केस पड़ा बेस्टिलिया का, वो जो है उन्होंने प्रिजन जाके गिरा दी लोगों ने। तो कंट्री साइड में रूमर स्प्रेड हो गया विलेजेस टू विलेजेस और लॉर्ड ऑफ मैनर्स हैज हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेड्स हु वेयर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अब कॉट ए फ्रेंजी फेयर पीजेंट्स जो है सर्वल डिस्ट्रिक्ट्स के उन्होंने सीज हाउस एंड पिच फोक्स एंड अटैक करने लगे, वो लूटे उन्होंने बहुत सारे हॉर्डर ग्रेन्स जो थे, बर्न डाउन बहुत सारे डॉक्यूमेंट के जो रिकॉर्ड जो मेमोरियल ड्यूज़ के पड़े थे, जो टैक्सेस के ड्यूज़ थे, लार्ज नंबर ऑफ जो नोबल्स थे वो भाग गए होम से और मेनी जो माइग्रेट कर गए नेबरिंग कंट्रीज़ में। अब इतना पावरफुल जो है रिवोल्ट था उसके सब्जेक्ट्स के द्वारा, तो किंग लुइस 16 ने फाइनली अकॉर्ड किया एक रिकॉग्निशन कि नेशनल असेंबली और एक्सेप्टेड के प्रिंसिपल दैट उसकी पावर जो है फ्रॉम नाउ ऑन टू बी चेक्ड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशन। उसने मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन आज के बाद उसकी पावर चेक करेगी। ऑन नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 एक असेंबली पास की गई, एक डिग्री जो अबॉलिश किया गया फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन और टैक्सेस, और मेंबर ऑफ क्लर्जी टू वेर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। क्लर्जी को भी जो है अपनी प्रिविलेजेस अब देनी पड़ी। टिथ्स वेर अबॉलिश और लैंड ओन्ड बाय जो चर्चेस थे वो कॉन्फिस्केट कर लिए, जो लैंड चर्च ओन करती थी उन्हें भी कब्जा कर लिया। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट ने एक्वायर किए एसेट एटलीस्ट 2 बिलियन लेवीज के, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जो आज इंग्लैंड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, मतलब नॉमिनल हेड रहेगा जो राजा है, ठीक है। रियल पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगी। नेशनल असेंबली ने कंप्लीट किया ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो लिमिट करेगा मोनार्क की पावर। देयर पावर वेर इंस्टेड कंसंट्रेट कहाँ कर दी गई, कंसंट्रेट किसी एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट करने के बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो है सबमर्ज कर दी गई, और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एक्सप्लेन हाउ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। देखो, जुडिशरी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर नेशनल असेंबली है जहाँ 745 मेंबर है, जो लोग जो है वोट करेंगे और ये नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है। ये कंट्रोल करेगी मोनार्क की एग्जीक्यूटिव को, है ना। इसको वीटो कर सकता है किंग, है ना। इसको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल मिनिस्टर्स को, और उसके किंग को जो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर कंट्रोल करेगी, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगी। जुडिशरी लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगी, ठीक है, वोट करके जुडिशरी भी इलेक्टेड होगी, ठीक है। तो इंटाइटल टू वोट अबाउट 4 बिलियन लोग पॉपुलेशन जो 28 में से पॉपुलेटेड। पैसिव सिटीजन जिसके पास कोई राइट नहीं था अराउंड 3 बिलियन, है ना। वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ जो बिलो 25 है ना, वो भी वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 में जो है वास्ट की पावर के वो लॉ बनाएगा नेशनल असेंबली में, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे।
अब दैट इज के सिटीजन जो वोट करेंगे, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो हैं वो इन टर्न जो चूज करेंगे इस असेंबली को, नॉट ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन तभी भी नहीं थे ना, कुछ 4 मिलियन पीपल जो इलेक्टेड थे, हुएवर हैड राइट द वोट, ओनली मेन जो अबव 25 साल के थे, सिर्फ मेन जो अबव 25 ईयर्स के थे, और हु जो टैक्सेस पे करते थे इक्वल टू एटलीस्ट 3 डे ऑफ लेबर वेज, एक लेबरर की 3 दिन की पैसे जितने वेज है उतना जो टैक्स एक बंदा पे करता है वो, और जो 25 ईयर से ऊपर है वो जो है क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। एक एवरी सिटीजन वर गिवन टू दी एवरी सिटीजन एंड दैट इज दे आर इंटाइटल टू वोट। जो रिमेनिंग मैन और ऑल वुमेन थे वो उन्हें एक पैसिव सिटीजन क्लासीफाई किया गया। टू बी क्वालिफाइड एज इलेक्टर देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली ए मेन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए एज ए इलेक्टर वो मेंबर जो है वो असेंबली का एक हाईएस्ट ब्रैकेट में होना चाहिए टैक्स पेयर्स में। देखो किस तरह के रूल्स है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, मेन एंड सिटीजन याद रखना, ठीक है। राइट सच एज के राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश, एक नेचुरल और इनएनायबल राइट जो कभी खत्म नहीं हो सकते। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ये राइट जो है लोगों को उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उनसे कोई नहीं ले सकता। ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो प्रोटेक्ट करेगा हर सिटीजन के ये नेचुरल राइट्स को, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अच्छा ठीक है, ये राइट्स। अब क्या हुआ, ठीक है, ये सब कुछ चल गया। फ्रांस ने अबोलिश किया मोनार्क और बिकेम ए रिपब्लिक। ये कैसे हुआ? देखो सिचुएशन जो है वो फ्रांस में जो है ना वो कंटिन्यू टू टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। लुइस जो है 16 जो है ना उसने साइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन और ही एंटर्ड इनटू ए सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया, पर्सिया के किंग के साथ। और रूलर्स जो थे नेबरिंग कंट्रीज के वेर वॉरिड कि ये डेवलपमेंट जो फ्रांस में हुई है, प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट विच हैज टेकन प्लेस इन सिंस द 1789। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन 1972 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब देखो लुइस जो है ना, लुइस जो 16 है उसने जो है किंग ऑफ पर्सिया के साथ ने कुछ सीक्रेट में काम चला रहा था, सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रहा था, क्योंकि नेबरिंग कंट्री को भी डर था कि जो आज फ्रांस में हो रहा है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है, मोनार्क्स को कल हमारी पावर्स भी जा सकती है। तो उन्होंने प्लान किया कि वो अटैक करेंगे रशिया पे और ये सब कुछ खत्म कर देंगे। उससे पहले जो है 1792 में जो है लेजिस्लेचर जो वोट करके पाई हुई थी उसने जो है जो ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया पे जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ जो वॉलंटियर थे फ्रॉम द प्रोविंस उन्होंने ज्वाइन किया आर्मी। दे सो दैट द वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेट ऑल ओवर द यूरोप। तो ये वॉर थी लोगों की किंग्स और एरिस्टोक्रेट पे पूरे यूरोप में। जो पेट्रोइट सॉन्ग्स थे वो लिखे गए, कंपोज किए जैसे पोइट्स के द्वारा, ये संग किए गए। फर्स्ट टाइम जो वॉलंटियर्स थे फ्रॉम मर्सिलिया वो मार्च किए इनटू पेरिस एंड गोट एंड इट्स नेम। तो मर्सिलिया जो है इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हैं वो ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। While the men were away fighting at the front, women left to cope with the task of earning a livelihood and looking for the families. तो वॉर ने जो है ना आम लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा सफरिंग किया। अब मेन जो थे वो दूर दूर जाके जो है वॉर्स लड़ रहे थे, वुमेन्स को जो है लिवलीहुड अर्न करना पड़ता था। वुमेन्स हैड टू अर्न द लिवलीहुड एंड फॉर हिज फैमिली टू सर्वाइव, फॉर हिज चिल्ड्रंस टू सर्वाइव। तो लार्ज जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थी वो कन्विंस थी कि रेवोल्यूशन जो है हैड टू बी कैरिड फर्दर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसने पॉलिटिकल राइट दिए हैं only to the richer section of society, or political club became an important rallying point of people and who wish to discuss government policies and plan on their own formation of it. तो जो मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स बने ना, पॉलिटिकल क्लब्स बन गए, जो लोग इन चीज़ों की जो रैली निकालने लगे, जो इन चीज़ों के राइट्स के लिए जो लड़ने लगे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्लब्स था वो था जैकोबियंस, जो नेम था फॉरवन कॉन्वेंट जैकोबियन इन पेरिस में। वुमेन्स जो थी वो भी एक्टिव थी थ्रू आउट दिस पीरियड। उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाए। जो सेक्शन 4 है इस चैप्टर का विल टेल यू अबाउट मोर एक्टिविटीज और डिमांड। तो मेंबर जो जैकोबियन क्लब्स थे वो लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, जो कम, जिसकी खस्तेहाली थी, बुरी हालत थी। स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, जैसे आर्टिशियंस हो गए, शू मेकर हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर हो गए, प्रिंटर, सर्वेंट्स है ना, डेली वेजेस वर्कर्स। तो लीडर्स जो थे मैक्सिमल रोबेस्ट्रोपेरी, लार्ज ग्रुप जो थे जोकोबियंस के, वो डिसाइड करने लगे टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने लगे। एंड सिमिलर जो डॉक वर्कर्स पहनते थे, दे वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट, दूसरों से अलग फैशनेबली सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल से।
जो नी जो ब्रीचेस पहनते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इट वॉज ए वे ऑफ, ये प्रोक्लेम कर रहा था, एक वे था ये बताने का कि एंड ऑफ पावर जो विल्ड किए जाते थे, नी जो नी ब्रीचेस के द्वारा, मतलब जो पावर जो ली जाती थी अब वो खत्म हो चुकी है। जैकोबियंस उनको सेंस क्लोटस भी कहते हैं लिटरली, जिसका मतलब है थोज विदाउट नी ब्रीचेस। अब मेन वो इन रेड कैप्स पहनने लगे जो सिंबलाइज करने लिबर्टी, वुमेन हुएवर अलाउड नहीं थी पहनने के लिए। तो सितंबर इन द समर 1792 में जैकोबियन ने प्लान किया इंसर्जन, कहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ जो पर्शियंस थे, जो 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 गुस्सा थे ये शॉर्ट सप्लाई और हाई प्राइजेस ऑफ फूड से, तो मॉर्निंग अगस्त 10 को उन्होंने स्टॉर्म किया पैलेस ऑफ टुलेरेस और मैसेकर कर दिया किंग्स के जो गार्ड थे, और हेल्ड किंग हिमसेल्फ, और किंग को जो हॉस्टेज बना रही है सेल्वर आवर्स के लिए। लेटर असेंबली ने वोट किया और इम्प्रिजन कर दिया रॉयल आर्मी को, इलेक्शन हेल्ड हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन जो 21 ईयर्स अबव थे वो रिगार्डलेस उनकी वेल्थ क्या है, उनको राइट टू वोट मिल गया। तो जैकोबियन का भी एक रोल था। और न्यूली जो इलेक्टेड असेंबली थी वर कॉल्ड एज कन्वेंशन। तो सितंबर जो 21 1972 में अबोलिश कर दी गई मोनार्की और डिक्लेयर किया फ्रांस को एक रिपब्लिक। एज ऑफ यू नो, एक रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पीपल जो है इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया है जहां प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कोई हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होगा इंग्लैंड जैसे। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम ऑफ द कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हाट एंड हाउ दे बिकम। अब लुईस 16 को सेंटेंस कर दिया गया डेथ बाई कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, ठीक है। अगस्त 1793 में वो एग्जीक्यूट किया गया पब्लिकली एट पैलेस डेले कॉन्डोडे। फ्रेंच नेम मुझे बड़े अजीब लगते। और क्वीन जो थी मैरिया एंटोनेटी, वो भी जो है सेम फेट के साथ शॉर्टली आफ्टर उसको भी किया, और रेन ऑफ टेरर शुरू हो गया। अब पीरियड जो 1793 से 1794 का था उसे रेफर किया जाता है एक रेन ऑफ टेरर, एक डर के माहौल में, एक सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट जो भी ही सो एज बीइंग ऑफ एनिमीज। रोबेसरो जो है ना, रोबेस्फेरियो जो है एनिमी ऑफ द रिपब्लिक। एक्स नोबल्स जो थे, क्लर्जी थे, जो मेंबर थे बाकी पॉलिटिकल पार्टी, इवन द मेंबर जो उसकी अपनी पार्टी के थे जो एग्री नहीं करते थे इस मैटर के, उन्हें अरेस्ट, इम्प्रिजेंट और उन्हें जो है ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। इफ द कोर्ट फाउंड के गिल्टी दे वर ग्लूटिनेटेड, मतलब काट दिया जाता था। एक मशीन होती थी ऐसे, ऊपर इतना ब्लेड लगा हुआ था, नीचे ऐसे रखा जाता था, इस ब्लेड को छोड़ा जाता था और ये कट करती थी। तो ये एक डिवाइस थी जो 2 पोल्स होते थे इसके साथ, ठीक है, और ब्लेड होता था और पर्सन जो है बिहेडेड कर दिया जाता था। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलिटिन हु जो इन्वेंटेड इट। तो जो रोबेस्फेरे की गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसने इशू के लॉ जो प्लेसिंग जो मैक्सिमम सीलिंग जो है वेजेस एंड प्राइसेस। मीट और ब्रेड जो है वो राशन होंगे। पीजेंट्स वेयर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रोन्स टू द सिटी एंड सेल इट टू द, एक फिक्स प्राइस पे जो है गवर्नमेंट को बेचेगी पीजेंट्स। तो द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव जो है वाइट फ्लोर इज फॉरबिडन, जो महंगा जो वाइट सफ़ेद आटा था ना उसको बंद कर दिया। ऑल सिटीजन को है रिक्वायर्ड टू ईट द रेट द इक्वलिटी ब्रेड, मतलब बराबर का। तो लूफ मेड ऑफ होल व्हीट, अच्छा, इक्वलिटी वाज आल्सो सोड टू प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल जो थे। और मैडम्स जो थी, सर या मैडम जो था, जो ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन सिंस फोर्थ सिटीजन्स हैं, वो मैडम सर वाला जो है वो सारी ट्रेडिशंस खत्म कर दी सब सिटीजन से। तो चर्च को शट डाउन कर दिया, उसकी बिल्डिंग्स को जो है बैराक्स और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया। रोबेस्फेरेस की जो रोबेस्फेरी की जो गवर्नमेंट थी उसने परस्यू किया पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन जो इसके सपोर्टर थे वो डिमांड करने लगे मॉडरेशन। फाइनली वो उसको कन्विक्ट कर दिया कोर्ट के द्वारा, 1794 में अरेस्ट कर दिया, और नेक्स्ट डे जो है उसको भी जो है गुलेटिन कर दिया गया, मतलब काट दी गई गर्दन, ठीक है। अब देखो डायरेक्टरी रूल जो फ्रांस में, तो जैकोबियन गवर्नमेंट फॉल हो गई और अलाउड किया जो वेल्थियर मिडिल क्लास थे उनको सीज करने में पावर। नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें डिनाइड किया वोट जो है नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको वोट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन दी अपॉइंटेड एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया गया जो एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। अब ये मेंट कि एक सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक मेन के हाथ में, 1 मेन जो एग्जीक्यूटिव होगा उसके हाथ में, जैसे जैकोबियन में था 5 मेंबर्स अपॉइंट किए गए एग्जीक्यूटिव में, एक डायरेक्टरेट और एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। होएवर जो डायरेक्टर था वो ऑफन क्लैश करता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, डिसमिस कर देता था। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी डायरेक्टरी में वो पेव किया राइज एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का जो था नेपोलियन बोनापार्टे,
तो ये डायरेक्टरी थी, उसी ने रास्ता बनाया एक मिलिट्री डिक्टेशन। थ्रू ऑल दीज जो चेंजेस हो रहे थे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो आइडियल्स जो था फ्रीडम का, इक्वलिटी बिफोर लॉ का और फर्टिनिटी था, वो एक इंस्पायरिंग आइडिया रहा और मोटिवेट करता रहा पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फ्रांस में भी और रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी, आने वाली सेंचुरीज में भी। ठीक है, डिड वुमेन हैड रेवोल्यूशन? देखो वुमेन्स का क्या हाल था, जो बिगिनिंग था, वेरी बिगिनिंग में वुमेन जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इवेंट्स में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है फ्रेंच सोसाइटी में लाई गई, इन्वॉल्वमेंट उनका प्रेशराइज करने में, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने के मेजर, उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। बहुत सारी वुमेन जो थर्ड ई स्टेट में थी, उनको वर्क करना पड़ता था अपनी लिविंग के लिए। दे वर्कड एज ए स्ट्रीम स्ट्रेस और लॉन्ड्री रेस, फूल बेचते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मार्केट्स में एम्प्लॉयड, डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे हाउस में प्रॉस्पेरस लोगों के। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग नहीं था। जो डॉटर्स थी सिर्फ नोबल्स की या वेल्थियर मेंबर्स की या ई स्टेट की, वही स्टडी कर पड़ती थी एट कॉन्वेंट, और आफ्टर विच उनकी फैमिली जो अरेंज करती थी मैरिज फॉर देम। तो वर्किंग वुमेन ऑल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, कुक, फैच वाटर, क्वी ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। उनकी वेजेस लोअर थे मेन से, ये तो बात है। उनको ये सब काम करने के जवाब बहुत सारे अलावा दूसरे काम, इन ऑर्डर टू डिस्कस और वॉइस जो इंटरेस्ट है वुमेन्स का, उनके अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर से शुरू हुआ। 60 वुमेन क्लब्स जो है वो डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़ में जो है बने। तो सोसाइटी जो रेवोल्यूशनरीज की थी और रिपब्लिक वुमेन की थी, वो बहुत फेमस थी तब। और वन ऑफ देयर जो मेन डिमांड थी वाज के वुमेन को एंजॉय करे सेम पॉलिटिकल राइट जो मेन के पास है। वुमेन्स बहुत डिसअपॉइंटेड थी 1791 में जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो रिड्यूस कर दिया गया उन्हें एक पैसिव सिटीजन्स में। उन्होंने डिमांड किया राइट टू वोट, और हम भी इलेक्ट हुआ असेंबली में, हम भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करें। ओनली देन दे फेल्ट के उनके इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट होंगे नई गवर्नमेंट। अर्ली ईयर्स में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे लॉज जो हेल्प करेंगे लाइफ्स ऑफ वुमेन। टुगेदर जो क्रिएशन, जैसे स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग जहाँ मेड कंपलसरी किया सारी गर्ल्स के लिए, फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट हिज विल, अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती, स्टेट ने कंपलसरी कर लिया वुमेन्स के लिए एजुकेशन। ठीक है, मैरिजेस वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंटरडी फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉज के अंडर। डिवोर्स जो है वो लीगल कर दिया गया, कुड बी अप्लाइड, बोथ मेन और वुमेन कोई भी अप्लाई कर सकता है डिवोर्स के लिए। वुमेन ट्रेन कर सकती हैं जॉब्स के लिए, वो आर्टिस्ट बन सकती है, वो रन कर सकती है स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, और वुमेन स्ट्रगल जो है ना, वो क्या हुआ, वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल जो पॉलिटिकल राइट है वो हॉवेवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग जो रेन ऑफ टेरर। नई गवर्नमेंट ने इशू किए बहुत सारे ऑर्डर वुमेन क्लब्स को क्लोज करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन करने के लिए। बहुत से प्रोमिनेंट वुमेन्स अरेस्ट हुई, नंबर ऑफ देम उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट जो वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस के लिए वो कंटिन्यू रहा नेक्स्ट 200 ईयर्स बहुत सी कंट्रीज में। द फाइट जो वोट के लिए वो कैरी आउट हुआ इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट में ड्यूरिंग लेट 19 और 20th सेंचुरी में। फ्रेंच वुमेन्स की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फ्रेंच मूवमेंट की ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर, वो इंस्पायरिंग मेमोरीज जो है ना, फाइनली 1946 में जाके पूरे हुए हैं, जब वुमेन्स को फ्रेंच तो मोर देन 200 ईयर्स, जबकि इंडिया में 1947 में ही राइट दे दिया गया था जैसे इंडिपेंडेंट हुए। समझे? तो ये इस तरीके से जाके वुमेन्स हैव बीन, ठीक है, हुए। अब एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो वन ऑफ द जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था ना जो जैकोबियन रजीम ने किया, वो जैकोबियंस ने क्या किया, वो एबॉलिशन कर दिया किसका, स्लेवरी का। ठीक है, कि आज के बाद कोई भी किसी का स्लेव नहीं है, कोई भी किसी को अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं काम करवा सकता। ठीक है, तो कॉलोनीज जो कैरिबियन में या मार्टिन्ग्यू में या गोडेनलूपा में या सैन डोमिनिको में था, जो इंपॉर्टेंट सप्लाईज थी कमोडिटीज़ की, तंबाकू, इंडिगो, शुगर या कॉफिन की, लेकिन रिलक्टेंट थी यूरोपियंस वहाँ जाने में और वर्क करने में अनफेमिलियर लैंड्स पे, मेंट के शॉर्टेज ऑफ लेबर इन प्लांटेशन। यूरोपियन वहाँ जाके काम करना नहीं चाहते थे, जान पहचान की जहाँ ज़मीन नहीं है, जो जानता नहीं पहचानता नहीं इतना दूर, तो प्लांटेशन के लिए स्लेव्स चाहिए थे। ये एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में। ठीक है, एक दूसरी कंट्रीज को स्लेव जो है भेजे जाते थे, अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से जो है यूरोप में। तो जो स्लेव ट्रेड था वो 17th सेंचुरी में था, और फ्रेंच मर्चेंडाइज जो है स्लेव जो है फ्रॉम पोर्ट्स टू पोर्ट्स जो है ट्रांसफर होते थे कोस्टल अफ्रीकन पोर्ट्स में, वहाँ से वो स्लेव्स लाते थे और लोकल चीफ्स को बेचते थे, और ब्रांडेड और शैकल्ड द स्लेवरीज वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स। 3 मंथ की लंबी जर्नी जो अटलांटिक से कैरेबियन तक, और वहाँ प्लांटेशन ओनर्स को आगे जाके बेचे जाते, एक कॉमोडिटी ट्रीट किया जाता था। थ्रू आउट जो 18th सेंचुरी है, इस स्लेव्स के बारे में एक लिटिल क्रिटिसिज्म हुआ फ्रांस में। नेशनल असेंबली ने एक लॉन्ग डिबेट की कि वेदर जो राइट ऑफ द मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉलोनीज।
तो बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ एंड फेयरिंग की अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेस हुज इनकम डिपेंड अपॉन द ट्रेड। तो ये डिस्कशन हुई वहाँ की असेंबली में कि नेशनल असेंबली में कि क्या ये जो राइट्स हैं ये सभी को देने चाहिए, शुड इट बी गिवन टू एवरी पर्सन, इवन जो फ्रेंच कॉलोनीज है वहाँ पे भी। लेकिन उन्हें डर था कि जो बिजनेसमैन्स जिनको बहुत सारी इनकम मिलती है उनकी यहाँ से अपोजिशन आएगा। लेकिन वो फाइनली जो है कन्वेंशन पास किया गया 1784 में, लेजिस्लेट किया गया फ्री ऑल ट्रेड ऑल स्लेव्स। तो फ्रेंच जो ओवरसीज पोजीशन से दिस होएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर। 10 साल बाद नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस कर दी स्लेवरी। प्लांटेशन ओनर्स ने अंडरस्टूड किया कि अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एंड इंक्लूडेड राइट टू इनस्लेव फॉरगन जो नीग्रोज थे अफ्रीकन्स को, और परस्यूड के इनकम इंटरेस्ट और स्लेवरी जो है फाइनली एबॉलिश हुई 1848 में। ठीक है, ट्राई किया 1794 में, लेकिन फिर जो है बहुत जब शॉर्ट टर्म मेजर था क्योंकि नेपोलियन ने दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी, और 50 साल लग गए दोबारा फिर से जो है स्लेवरी को जो है ख़त्म करने। ठीक है, अब रेवोल्यूशन ने क्या चेंजेस लाए एवरीडे लाइफ में? देखो, कैन पॉलिटिकल चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक एंड द बुक्स दे रीड? द ईयर्स ऑफ 1789 have wrought so many changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. क्या जो है पॉलिटिक्स जो है लोगों के रवैया चेंज कर सकते, किस तरीके के वो कपड़े पहनेंगे, किस तरह की वो भाषा बोलेंगे, किस तरह की किताबें पढ़ेंगे। 1789 में जो है फ्रेंच ने है ना, और उसके बाद जो ईयर्स है ना वहाँ वुमेन्स की वुमेन मेन और जो चिल्ड्रंस थे उनकी लाइफ को जो है कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जो आइडियाज़ थे लिबर्टी इक्वलिटी में वो एक्चुअल में प्रैक्टिस होने लगे। एक इंपॉर्टेंट लॉ जो काम हुआ इफेक्ट में सून आफ्टर जो स्टॉर्मिंग था 1789 का, वो एबॉलिश हो गया सेंसरशिप। जो ओल्ड रजीम थी, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज जो है वो जो पब्लिश परफॉर्म किए जाएंगे वो अप्रूव किए जाएंगे। सेंसर ऑफ किंग वो होता था पहले, लेकिन अब डिक्लेरेशन राइट टू मेन एंड सिटीजन प्रोक्लेम की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो एक नेचुरल राइट है। न्यूज़पेपर, पंपलेट, बुक्स, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, फ्लडेड जो टाउन्स पूरे फ्रेंच में आ गए, क्योंकि वो अब फ्रीडम है। वो अपने इश्यूज, अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें डिस्क्राइब करने, वो प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव, अपनी इमोशंस जो है वाइड करने लगे, कन्विंस करने लगे लोगों को, पॉलिटिकल एजेंडास अपने बताने लगे। और लोगों को जो है जो पढ़ लिख नहीं सकते थे वो सुन के ये फिलोसफीज, ये आइडियाज़ जो है वो ग्रैस्प करने लगे। ठीक है, तो इन 1804 जो है नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस। देखो, और उसने सेट आउट किया कॉन्करिंग जो नेबरिंग यूरोपियन स्टेट है उसको कॉन्कर करेगा, और डायनेस्टीज को जो है ख़त्म करेगा, और क्रिएट करेगा किंगडम जहाँ ही प्लेस जो मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और नेपोलियन सा हिज रोल है एक मॉडर्नाइजर कि यूरोप को मैं मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, ये डायनेस्टिक रूल को ख़त्म कर रहा हूँ। उसने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर, और प्रोवाइडेड एक डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड किया प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने का, यूनिफॉर्म सिस्टम वेट का, मेजर का। इनिशियली बहुतों ने नेपोलियन को एक लिबरेटर की तरह देखा कि वो फ्रीडम ला रहा है उसके पीपल के लिए, बट सुन जो नेपोलियन आर्मी थी वो व्यू करने लगी, वो सब जगह देखी जाने लगी एक इन्वेडिंग फोर्स, कि वो भाई हम बाहर से आके हमारे मुल्क में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, हम लोगों को जो है। और ही वाज डिफीटेड वाटरलू में 1815 में उसे डिफीट कर दिया गया। जो बहुत सारे मेजर उसने कैरी आउट किए थे, जो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी जो मॉडर्न लॉ के थे, जो इन अदर पार्ट ऑफ जो यूरोप में, वो इम्पैक्ट किया उनके पीपल को लॉन्ग टर्म आफ्टर नेपोलियन चला भी गया। जो आइडियाज़ थे लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेगेसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, है ना, वो स्प्रेड हुई फ्रांस से रेस्ट ऑफ द यूरोप में ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो था यूरोप में वो अबॉलिश कर दिया। कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे वो रिवोक हुए इस आइडिया ऑफ फ्रीडम से और बॉन्डेज ऑफ उस मूवमेंट के, और स्वर्गन स्टेट्स की डिमांड करने लगे। टिप्पू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, ये दो एग्जाम्पल ऐसे इंडिविजुअल्स की जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है रिवोल्यूशनरी फ्रांस के आइडिया से। इनफैक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड, वो बहुत ये आइडियाज़ जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटीज़ की आइडियाज़ हैं, आज ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने कहा सभी नहीं, मेनी और मोस्टली कंट्रीज में जो है ये आइडियाज़ जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है इनग्रेव्ड हो गए हैं। सो इट हैड लार्जर इम्पैक्ट। आज 300 साल चाहे हो जाए इस चीज़ को, बट स्टिल जो है ये आइडियाज़ जो हैं रेलेवेंट हैं, और दे विल बी रेलेवेंट आगे भी 300 साल, और शायद जब तक वर्ल्ड है, क्योंकि लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, दे आर सम ऑफ द नेचुरल राइट्स हैं। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया हमारे नेशनलिज्म को इंडिया में भी, और ऑल ओवर द कॉलोनीज जो यूरोपियन कंट्रोल के अंडर थे। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक गुड बाय।